नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा और उसकी विरासत निबंध जो कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है में व्यक्त लेखक के विचारों से संबंधित बातचीत आपके साथ करूंगा। हिंदी भाषा और उसकी विरासत निबंध में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने हिंदी की विशेषताओं, उस पर लगाए जाने वाले आरोपों और हिंदी के उत्तरदायित्व क्या हैं, इन सभी विषयों पर बड़ी विचार पूर्वक, गंभीरता पूर्वक मंथन किया है। वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सरकार ने इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे तो दिया, किंतु सत्ता नहीं दी। कुछ अंग्रेजी परस्त लोगों का षड्यंत्र हमेशा से हिंदी के विरोध में रहा है और सरकार भी हिंदी का मार्ग प्रशस्त और उन्नत करने की अपेक्षा उस मार्ग को अवरुद्ध करती रही है, जबकि हिंदी भारतीय जनमानस की धड़कन है, उसकी सांसों का स्पंदन है। वे विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि साहित्य मुख्य रूप से भाषा से ही जन्म लेता है, क्योंकि भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का साधन होती है और इसीलिए भाषा की प्रकृति, उसका परिवेश, साहित्य की सीमा भी होते हैं और साथ ही साथ उसका सामर्थ्य भी। हिंदी साहित्य को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसे काल विभाजन के आधार पर न समझकर देश की कौन सी भाषा कब केंद्रीय रूप में और सबसे अधिक व्यापक प्रसार वाली भाषा रही, इस रूप में समझना चाहिए। इसके साथ ही किन किन भाषाओं को विरासत हिंदी में मिली है, उस विरासत के रूप में ही कौन कौन से साहित्य हिंदी साहित्य में समाये हुए हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। तभी साहित्य के सीमात्मक स्वरूप का विश्लेषण किया जा सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है कि भारत के मध्य प्रदेश की भाषा बराबर ऐसी रही जो दूसरी भाषाओं से संबंध स्थापित करती थी और अन्य भाषाओं को परस्पर संयोजित करती थी। पहले संस्कृत ने यह भूमिका निभाई और शास्त्रीय ज्ञान के प्रसार के रूप में बराबर निभाती भी रही। इस तरह से संस्कृत भारत की समस्त भाषाओं की सहवर्ती संस्कृति भाषा है। इसके बाद पाली जनपदीय भाषाओं के मानक रूप में विकसित हुई। मध्य देशीय भाषा होते हुए भी सार्वदेशिक भाषा हुई। उसके साथ साथ इसके अनंतर प्राकृत ने न केवल साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की, साथ साथ वह जैन संप्रदाय की पवित्र भाषा के रूप में भी और शासन की भाषा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद नागर अपभ्रंश साहित्य की भाषा के रूप में सामने आई। विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि हिंदी का उदय काल इसी भाषिक उदारता और व्यापकता की आकांक्षा में हुआ। भाषा विकास के प्रत्येक चरण की ये विशेषता दिखाई देती है। एक और पद व्याकरण संक्षिप्त होता जा रहा है, वाक्य विन्यास कुछ अधिक संश्लिष्ट और पेचीदा होता जा रहा है, एक और उद्भव शब्द ढल रहे हैं, दूसरी ओर नई अपेक्षाओं से तत्सम शब्द पुनः लिए जा रहे हैं। और ये विशेषता नामदेव में, विद्यापति में, कबीर में, मीराबाई में, जायसी में, सूरदास में, इन सब से होती हुई आज तक विद्यमान दिखाई पड़ती है। और कबीर की जिस पूर्वी बोली को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया, वह व्यापक संप्रेषण और व्यापक देश के दबाव के कारण ऐसी है। विद्यापति की अवहट्ट भाषा से उनकी मैथिली इसलिए अलग है कि मैथिली पदावली में तत्सम शब्दों की अधिकता है। तुलसीदास एक और जहां तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी का प्रयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर फोरई जोग कपार हमारा जैसी भाषा को भी अपनाते हैं। ये प्रकृति और संस्कृति में संतुलन हिंदी का एक प्रकार से स्वभाव रहा है जो उसके स्वरूप में समाया हुआ है। और ये इस बात का द्योतक है कि हिंदी में सब कुछ आत्मसात करने की क्षमता है, प्रवृत्ति है। विद्यानिवास मिश्र ने हिंदी के संबंध में यह भी बताया कि हिंदी हमेशा ही दबाव में रही है,
फिर भी ये उमंगित भाव से पूरित रही। और यही कारण है कि राज दरबारों में किसी भी भाषा का बोलबाला रहा हो, फिर भी जनाकांक्षा की भाषा हिंदी ही थी। इसका प्रमुख कारण इसमें समाई हुई सरलता और लचीलापन रहा है। इस प्रकार इस संबंध में लेखक का मानना है कि केवल लचीलापन होता तो हिंदी भी फारसी के रंग में ढल गई होती, या फिर बंगला के रूप में एकदम भद्रलोकी हो गई होती, पर ऐसा नहीं हुआ। बंगला के महिषादल में पैदा हुए निराला की काव्य यात्रा में बंग भाषा का रंग बड़े यथार्थ की पहचान में जाने कब धुल गया, और ये हिंदी के उछाल लेने की क्षमता ही तो है। लेखक हिंदी की स्थिति पर विचार करते हैं और कहते हैं कि इस समय हिंदी सत्ता के दबाव में है। नदी के भीतर पहाड़ खिसक जाने से जो होता है, हिंदी आज वैसी हालत में है, जिसके कारण न आगे बढ़ पाती है, न कुछ बनकर रह पाती है। वह खौल रही है, सत्ता मिली नहीं, बस वादे लगभग 50 वर्ष से मिल रहे हैं। राजनीति ने उसे राष्ट्रभाषा का नाम दिया है, फिर राष्ट्रभाषा, फिर संपर्क भाषा, फिर ये हो गया कि हिंदी का नाम लें, बस ऑफिशियल लैंग्वेज से इसे जाने। लेखक ये भी कहते हैं कि सत्ता के इस प्रकार के दबावों के कारण ही हिंदी के वैचारिक लेखन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि हिंदी के वाक्य का अर्थ ग्रहण करने के लिए बीच बीच में हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की जरूरत पड़ने लगी। ये वही जीवंतता है हिंदी की। हिंदी के संबंध में इस आधार पर यह प्रश्न उठने लगा कि हिंदी को सरल बनाओ। लेखक हिंदी की उपेक्षा के संबंध में दृष्टिकोण व्यक्त भी करते हैं कि सरकार ने यानी शासन सत्ता ने 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन ऊपरी मन से हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। वे कहते हैं कि 14 सितंबर को नहीं मना पाएगा, वह कभी पहले मनाएगा कभी बाद में, पर इसी महीने तक हिंदी राजभाषा की डौंडी बजती रहेगी। बीच बीच में अंग्रेजी भी जरूरी है, ये भी अमानत है। वह अब सहचरी नहीं रही, वह कंधे पर सवार है। यही इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होते हुए भी वह स्थान अब तक अपने देश में नहीं पा सकी जो एक देश की राष्ट्रभाषा को उस देश में मिलना चाहिए। हिंदी के उत्तरदायित्व के विषय में कहते हुए विद्यानिवास मिश्र बताते हैं कि हिंदी केवल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कसकर दुरुस्त की हुई हिंदी नहीं है, वह अपने भीतर संस्कृत की विचार क्षमता, विश्व मात्र को साथ देखने वाली दृष्टि और अपने देश काल के बाहर जाने की क्षमता को समेटे हुए है। 150 वर्षों से भी अधिक समय से अन्य भाषाओं के साथ निरंतर संपर्क बढ़ाने में और स्वराज की भूमिका में उतरने का दायित्व वह संभाले हुए है। आज ऐश परस्ती के खिलाफ और अपभोग की नई अपसंस्कृति के विरुद्ध जूझने का साहसपूर्ण संकल्प वह ले रही है। दायित्व बोध के संबंध में वे अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम सब हिंदी की निधि की विशिष्टता को पहचाने और साथ ही इस निधि की दूसरी जन भाषाओं के साथ साझेदारी की पहचान कराने का दायित्व ही पूरी तरह संभालें। साथ साथ ऐतिहासिक दाय के साथ वर्तमान कालिक दाय भी हिंदी का बढ़ा है और उसे संभालना बड़े मन से ही संभव होगा, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये हमारे लिए अपने विशाल देश के साथ जुड़ने और जुड़कर उसके पार भी झांकने का एक माध्यम है और एकमात्र माध्यम है। इसी विचाराभिव्यक्ति के साथ उन्होंने यह निबंध हमारे सामने रखा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी अपने आप में सबल है, सक्षम है, समर्थ है और अपने ही देश में ये उपेक्षित भाषा का जीवन जी रही है। भाषा के प्रति हमें अपने दायित्व को समझना चाहिए और इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान हमें देना चाहिए। धन्यवाद।